स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और हम आप पहुंचे हैं कहानी डकैती का जादूगर के दूसरे भाग में। चलिए शुरू करते हैं डकैती का जादूगर पार्ट 2। रात 9 बजे उमी खुराम, रानी ग्रोवर और अज्जू मोरेकर वापस फ्लैट पर पहुंचे। वो खाने का सामान भी लेते आए थे। तीनों थके हुए लग रहे थे। रानी ग्रोवर ने कहा, मॉरिस को उसकी करतूत की सजा दे दी गई है। तब तक की सारी फिल्म मेरे मोबाइल में कैद है। मैं वो जरूर देखूंगा, जैम डिमोरा ने कहा। इस वक्त मुद्दा यह है कि मैक्स फेरी से फोन पर बात हुई है। वो मुझे हांगकांग छोड़ देने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दे रहा है और कल $1 करोड़ लेगा। तो हम हांगकांग छोड़ रहे हैं? रानी ग्रोवर बोला। इस वक्त तो ऐसा करना ही बेहतर होगा। हालात बुरे हैं, डिमोरा बोला। तुम लोग मेरी बात से सहमत हो? जरूर डिमोरा साहब, ओमी खुराम ने कहा। खामखा अपने को खतरे में डालने का क्या फायदा? किस देश में जाएंगे हम? अज्जू मोरेकर ने पूछा। हिंदुस्तान, मुंबई। ओह, वो तो अपना पुराना शहर है। मोरेकर ने मुस्कुराकर ओमी खुराम और रानी ग्रोवर को देखा। कल मैक्स फेरी को $1 करोड़ देने हैं। वो कहता है कि डॉलर के लेन देन के वक्त ना तो मेरे साथ कोई होगा, ना उसके साथ। मेरी बताई जगह पर वो आने को तैयार है। वो चाहता है कि इस समझौते का पता किसी को न चले। मामूली बात है, हर कोई ये चाहेगा ही कि ये काम खामोशी से हो। लेकिन मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि मैक्स फेरी मेरे साथ चाल चल रहा है किसी तरह। सीधी तरह तो मुझे पकड़ नहीं पा रहा। वो इस तरह मुझे कहीं बुलाकर मेरे पर हाथ डालना चाहता है, शूट करना चाहता है। यह भी हो सकता है कि ये सब मेरा वहम हो, पर मैं मैक्स फेरी से अकेले नहीं मिलना चाहता। तुम सब मेरे आसपास ही रहोगे। सैम को भी बुला लेना। अगर मैक्स फेरी कल पुलिस का घेरा डलवाता है तो हमें और भी आदमियों की जरूरत पड़ेगी। हमें 50 आदमी और चाहिए होंगे। हम पूरी तैयारी के साथ वहां जाएंगे कि उधर मैक्स फेरी कुछ भी कर सकता है। कुछ ही देर में मैं मैक्स फेरी को वो जगह बताऊंगा जहां कल। जगह भीड़ वाली होनी चाहिए, रानी ग्रोवर ने कहा। तब पुलिस ज्यादा फायरिंग नहीं कर सकेगी। मैंने भी यही सोचा है। और अगला दृश्य। पुलिस हेडक्वार्टर के भीतरी हॉल में इस वक्त 100 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद थे। ये करीब 100 फुट लंबा हॉल था और सब पुलिस वाले कुर्सियों पर बैठे थे। हॉल के दरवाजे भीतर से बंद किए गए थे। सामने की तरफ 2 फुट ऊंचा और 15 फुट लंबा स्टेज बना हुआ था, जिस पर पुलिस चीफ मैक्स फेरी के साथ पुलिस के 4 बड़े अधिकारी खड़े थे। मैक्स फेरी के सामने माइक का टेबल रखा मौजूद था। वो 50 बरस का पतला और लंबा व्यक्ति था। चेहरे पर सख्ती सी ठहरी रहती थी। वो जब मुस्कुराता तो लगता उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुस्कुराने में। रंग बेहद गोरा था। वो इटालियन माँ बाप का बेटा था जो कि हांगकांग में ही जन्मा था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। माइक टेबल के पास खड़े मैक्स फेरी ने सब पर नजर मारते हुए कहा, दोस्तों, कल हम जैम डिमोरा पर जीत हासिल करने जा रहे हैं। वो हांगकांग से निकल जाना चाहता है, परंतु पुलिस का दबाव इतना है कि ये काम भी उसके लिए आसान नहीं रहा। ऐसे में जैम डिमोरा ने फोन करके मुझसे समझौता किया है कि वो मुझे $1 करोड़ देगा और मैं उसे हांगकांग से निकल जाने के लिए जगह दूंगा। ऐसे समझौते पर मुझे हाँ करनी पड़ी क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी जैम डिमोरा नाम के ड्रग्स किंग का किस्सा खत्म कर देना चाहता हूँ। 1 घंटा पहले ही डिमोरा का फोन आया और उसने बताया कि कल सुबह 11:30 बजे वो बरार स्क्वायर पर अकेला पैसे लेकर आएगा। मैंने ही कहा था उसे कि डॉलर के लेन देन में हम दोनों अकेले होंगे। सावधानी के नाते उसने ब्रार स्क्वायर जैसा भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना कि अगर मैं पुलिस लाता हूं तो वो भीड़ वाली जगह से गोलियां न चला सके। सावधानी के नाते उसने ब्राड स्क्वायर जैसा भीड़ भाड़ वाला इलाका चुना
कि अगर मैं वहां पुलिस लाता हूं तो भीड़ की वजह से गोलियां न चल सके। मैक्स फेरी ने कुर्सियों पर बैठे पुलिस वालों पर निगाह मार के कहा, जैम डिमोरा को पकड़ने या शूट करने का ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना है। अगर इस बार डिमोरा हाथ से निकल गया तो पकड़ने में बहुत परेशानी आएगी। आप लोगों ने कल ब्राड स्क्वायर पर सादी वर्दी में काम करना है ताकि वक्त से पहले डिमोरा को पुलिस की मौजूदगी का एहसास न हो सके। यह जरूरी नहीं कि जैम डिमोरा वहां अकेला ही आए। सिक्योरिटी के नाते वो कुछ लोगों को साथ ला सकता है, और जब तक गड़बड़ नहीं होगी तब तक वो लोग उससे दूर रहेंगे। जैम डिमोरा को पकड़ना है या मारना है? एक पुलिस वाले ने ऊंचे स्वर में पूछा। जैसे हालात हों वैसे ही करना है। मेरी तरफ से पूरी छूट है। लेकिन जब डिमोरा से मेरी मुलाकात हो जाए, मैं उससे $1 करोड़ ले लूं, और तब तक सब पुलिस वाले उसे देख भी लेंगे, पहचान भी लेंगे। तब मेरे दूर हट जाने के बाद ही तुम लोग हरकत में आना। जब डिमोरा मुझसे मिल रहा हो तब तुम लोगों ने उसकी तरफ अपना घेरा तंग करते जाना है। और अगला दृश्य। अगले दिन 11:30 बजे ब्राड स्क्वायर पर रोजमर्रा की तरह भीड़ थी। ये शहर का मुख्य चौराहा माना जाता था और भारी ट्रैफिक रोज यहां से निकलता था, और लोग जमघट के रूप में सड़कें पार करते रहते थे। इस चौराहे पर ट्रैफिक के 6 पुलिसमैन तैनात रहते थे जो कि यहाँ जाम नहीं लगने देते थे और लोगों को सुरक्षित सड़क पार करवाते थे। चौराहे पर लगी रेड लाइट बराबर अपना काम करती रहती थी। बरार स्क्वायर से एक बरार स्क्वायर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत समंदर का किनारा था। दिन भर में हजारों लोग तट पर आते थे। चौराहे की तरफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की भीड़ थी जहां ऑफिस ही ऑफिस थे। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर ब्राड स्क्वायर के चौराहे से होकर गुजरता है। कुछ इस तरह की भीड़ और ट्रैफिक हर वक्त वहां मौजूद रहती थी। आज भी रोज की ही तरह सब सामान्य दिख रहा था। रेड लाइट होती तो उस तरफ के ढेरों लोगों की भीड़ सड़क पार करने में लग जाती। ट्रैफिक पुलिस तेजी से लोगों को सड़क पार करने में सहायता करती। आज कुछ भी नया नहीं था ब्राड स्क्वायर के चौराहे पर, परंतु ट्रैफिक पुलिस के सब चेहरे बदले हुए थे। आज वहां नए चेहरे नजर आ रहे थे। स्पष्ट था कि ये सब मैक्स फेरी को की योजना के हिसाब से ही हो रहा था। जैम डिमोरा को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया हुआ था। इस बात को किसी ने भी नोट नहीं किया कि चौराहे की लाइटों की तरफ से जब भीड़ का ढेर सड़क पार करता तो कम से कम 50 लोग ऐसे थे जो कि बार बार सड़क पार करते हुए भीड़ में शामिल हो जाते थे। कभी इस तरफ की सड़क पार करना तो कभी उस तरफ की। वो 50 पुलिस वाले 12-12 की संख्या में चारों तरफ लाल बत्ती पर सड़क पार करते। बाकी के पुलिस वाले अपने अपने हिसाब से इधर उधर मौजूद थे। कुछ पुलिस वाले बरार स्क्वायर की साथ लगती इमारतों की पहली मंजिल पर बंद खिड़की से चौराहे पर नजर रखे हथियारों को थामे थे। पुलिस का अपनी तरफ से पक्का इंतजाम था जैम डिमोरा पर हाथ डाल देने का। और मैक्स फेरी बरार स्क्वायर के चौराहे के पास फुटपाथ पर नीले सूट में मौजूद था। वो अकेला था। उसने कलाई पर घड़ी बांधी उसने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। 11:30 बज गए थे। नजरें हर तरफ जा रही थी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। हेलो। मैक्स फेरी ने बात की। मैं उत्तर की तरफ वाली गली के किनारे पर खड़ा हूँ। जैम डिमोरा की आवाज कानों में पड़ी। अकेले हो? हाँ, जैसा कि हम में बात हुई थी। तुम भी अकेले आओगे? मैं अकेला हूँ। $1 करोड़ लेने के लिए पुलिस वालों को तो साथ लाने से रहा। मैक्स फेरी बोला। डॉलर लाए हो? हाँ। कहाँ है? गली में खड़ी वैन के भीतर हैं। बेहतर होगा कि तुम अपनी गाड़ी यहाँ ले आओ जिसमें डॉलर। पहले मैं डॉलर देखना चाहूंगा। मैं उत्तर वाली गली में आता हूँ। मैं नीले सूट में हूँ। आ जाओ। मैंने काला सूट पहन रखा है। मैक्स फेरी ने फोन बंद करके जेब में रखा और उत्तर वाली गली तक पहुंचने के लिए सड़क पार करने के लिए एक लाल बत्ती की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि उसके पुलिस वालों की नजरें उस पर हैं। उसे फोन पर बात करते देख लिया होगा और अब उसे आगे बढ़ते देख रहे होंगे। मैक्स फेरी मन ही मन मुस्कुराया कि बहुत जल्द जैम डिमोरा का आतंक
हांगकांग से खत्म होने वाला है। कुछ ही मिनटों में वो जैम डिमोरा से मिलेगा। तब उसके पुलिस वाले जैम डिमोरा को पहचान लेंगे और जब वो उससे अलग होगा तो जैम डिमोरा को तभी शूट कर दिया जाएगा। मैक्स फेरी ने सड़क पार की और लोगों की भीड़ से अलग होता हुआ सामने की 15 फुट चौड़ी गली में बढ़ गया। गली में भी लोग आ जा रहे थे। उस तरफ इमारतों में जाने का रास्ता भी था। हर तरफ लोग ही लोग थे। गली के किनारे पर एक काला सूट पहने जैम डिमोरा उसे दिख गया था। डिमोरा की तस्वीर उसने रिकॉर्ड में पहले से ही देख रखी थी। जैम डिमोरा की नजरें उसने अपने पर टिकी पाई। मैक्स फेरी सीधे जैम डिमोरा के पास पहुंचकर बोला, जैम डिमोरा। मैक्स फेरी, जैम डिमोरा बोला। उसने मैक्स फेरी की आवाज पहचान ली थी। हमारी मुलाकात इतनी बेहतर रही कि हम इकट्ठे कुछ वक्त बिता सकें, मैक्स फेरी ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहूंगा और तुम्हें भी जाने की जल्दी होगी। डॉलर कहाँ है? जैम डिमोरा 20 फीट दूर गली में खड़ी काली वैन की तरफ इशारा करके बोला, उसमें है। दिखाओ मुझे। दोनों वैन की तरफ बढ़ गए। मुझे हांगकांग से निकल जाने का मौका देने का शुक्रिया, जैम डिमोरा ने कहा। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि थैंक्स डॉलरों को कहो जो मुझे देने जा रहे हो, मैक्स फेरी बोला। मुझे हांगकांग में ही रहने देते तो मैं तुम्हें काफी बड़ी रकम देता, जैम डिमोरा ने सिर हिलाकर कहा। ऐसा नहीं हो सकता। अंडरवर्ल्ड को खत्म करने का ऊपर से प्रेशर बहुत है। तुम मेरी मुसीबत नहीं समझ सकते। जैम डिमोरा वैन के पास पहुंचकर ठिठका और दरवाजा खोला। भीतर प्लास्टिक का बैग पड़ा दिखा जो काफी बड़ा था। उसका मुंह डोरी से बांध रखा था। मैक्स फेरी ने हाथ से बैग को कई जगह से टटोला तो भीतर डॉलरों की गड्डियां मौजूद होने का एहसास था। खोल के देख लो पुलिस चीफ, डैम जैम डिमोरा मुस्कुराया। इतना तो भरोसा है तुम पर कि डॉलर पूरे होंगे, मैक्स फेरी मुस्कुराकर पीछे हटा। जैम डिमोरा ने वैन का दरवाजा बंद किया तो मैक्स फेरी बोला, मैं अपनी गाड़ी 5 मिनट में लेकर आता हूँ। हम दोनों मिलकर डॉलरों के बैग उठाकर उसमें रख देंगे। देर मत लगाना, बस 5 मिनट, मैक्स फेरी ने कहा और पलटकर तेज तेज कदमों से वापस चल पड़ा। साथ ही अपना दायां हाथ अपने सिर पर फेरा। यह सिग्नल था पुलिस वालों के लिए कि इसी का शिकार करना है। जैम डिमोरा ने मैक्स फेरी के सिर पर हाथ फेरते पीछे से देखा था। खटका हुआ डैम डिमोरा के मस्तिष्क में कि मैक्स फेरी को इस वक्त कैसी भी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। सतर्कता के नाते पीछे हटा कि वैन की ओट में चला जाए। उसका हिलना ही उसे बचा गया। उसी पल फायर का तेज धमाका हुआ। माथे के पास से निकलती गोली की गर्माहट को उसने महसूस किया और पीछे गोली के दीवार से टकराने की आवाज भी सुनाई दी। जैम डिमोरा ने वैन के पीछे से छलांग लगा दी। इसके साथ ही फायरिंग की तेज आवाजें कानों में पड़ी। गोलियां दूसरी तरफ से वैन की बॉडी में धंसने की आवाजें आने लगी। एक गोली वैन के पीछे के टायर में लगी। उसी पल लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। वहां से निकलते लोग फायरिंग की आवाजें सुनकर दहशत से चीख उठे थे। भागते कदमों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। तभी अन्य तरफ से फायरिंग की आवाजें आने लगी, परंतु गोलियां इस तरफ नहीं आई। तो डिमोरा फौरन समझ गया कि उसके आदमियों ने जवाबी फायरिंग पुलिस वालों पर शुरू कर दी है। दांत भींचे डिमोरा ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया कि तभी वैन के पास तेज ब्रेकों के साथ एक कार आ रुकी। साथ ही रानी ग्रोवर की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, डिमोरा साहब कार में आइए। दोनों तरफ से अब फायरिंग की तेज आवाजें सुनाई देने लगी थी। डिमोरा रिवॉल्वर थामे सरक कर वैन के कोने पर पहुंचा और झांका। 3 कदमों के फासले पर कार खड़ी थी। दरवाजा खुला था। स्टीयरिंग सीट पर राने ग्रोवर था। कम ऑन डिमोरा साहब, वक्त कम है। डिमोरा फौरन उठा और कार के खुले दरवाजे की तरफ भागा। 3-4 फायर हुए। 2 गोलियां कार की छत के रास्ते कार में प्रवेश कर गई, परंतु वो दोनों सुरक्षित रहे। जैम डिमोरा कार में गिरने वाले अंदाज में प्रवेश हुआ कि रानी ग्रोवर ने कार दौड़ा दी। डिमोरा ने किसी प्रकार दरवाजा बंद कर लिया। लोगों से व्यस्त रहने वाली गली का ये आलम था कि
सहमे डरे लोग दीवारों के साथ सटे हुए थे। कार तेजी से गली पार करके खुले में निकल आई। पीछे से फायरिंग की आवाजें ऐसी थी जैसे आसमान में धमाके हो रहे हों। पुलिस हमारे पीछे आ सकती है। जैम डिमोरा के होंठों से गुर्राहट निकली। निश्चिंत रहिए, पीछे एक कार पर अज्जू है और दूसरी पर ओमी। वो हमें कवर करेंगे। पुलिस के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हमारे पीछे आ सके। हमारे 60 आदमी पुलिस पर बिना रुके फायरिंग कर रहे हैं और उनके पास इतने राउंड गोलियां हैं कि 2 घंटे तक पुलिस व्यस्त रहेगी। रानी ग्रोवर ने कार दौड़ाते गुस्से से भरे स्वर में कहा। धोखा कर गया मैक्स फेरी, जैम डिमोरा ने दांत पीच कर कहा। समझौते की आड़ में मुझे खत्म कर देना चाहता था। साला चूहा मुझे घेर कर मारना चाहता था। शेरों की तरह तो पकड़ नहीं सका था। पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करते। ये बात आपने हमेशा कही डिमोरा साहब, रानी ग्रोवर बोला। मैंने सोचा मैक्स फेरी से बात बन जाएगी। कुछ हालातों की मजबूरी भी है कि उस पर भरोसा करने की कोशिश की। मैं उसे $1 करोड़ जैसी मोटी रकम दे रहा था। जैम डिमोरा का चेहरा और आंखें अब क्रोध से लाल हो रही थी, लेकिन वह हरामजादा निकला। तब भी कोई बात नहीं, मैक्स फेरी मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। हांगकांग से निकल जाना मेरे लिए ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अब लंबा वक्त मुझे अंडरग्राउंड रहना होगा। तब वो सोचेंगे कि जैम डिमोरा हांगकांग से निकल गया है। सख्ती कम हो जाएगी तो तब हांगकांग छोड़ दूंगा। यहाँ रहना अब मुश्किल हो गया है। पुलिस जानलेवा ढंग से दुश्मन बन गई है। अगला दृश्य। 2.5 महीने बाद मुंबई में 40 बरस का विक्की पावड़े टैक्सी में बैठा था। खिड़की से बाहर देख रहा था। चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। टैक्सी मुंबई की सड़क पर अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। विक्की पावड़े 5 फुट 5 इंच का सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति था। उसमें ऐसी कोई खासियत नहीं थी कि किसी भी वजह से लोगों की नजरों का केंद्र बन सके। वो मात्र भई वो मात्र भीड़ का हिस्सा ही नजर आता था। उसकी कोई खासियत थी तो सिर्फ यही कि वो मुंबई अंडरवर्ल्ड की भीड़ का मामूली सा हिस्सा था। जरा सा योगदान था उसका अंडरवर्ल्ड में कि वो कई बड़े लोगों से मिल चुका था और स्वयं खुद वो छोटे मोटे हाथ ही मारकर अपना काम चलाता रहता था। परिवार के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। भाई बहन थे जो कि अलग रहते थे और अब तो उनसे मिलना भी नहीं होता था। बांद्रा में एक फ्लैट कई साल पहले सस्ते में मिल गया था। छोटे छोटे 2 कमरे थे। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था, परंतु अब यही सोच रहा था कि अगर आने वाले वक्त में सारे पत्ते ठीक बैठ जाते हैं तो वो पैसे वाला आदमी बन जाएगा। जिंदगी भर के लिए मौज हो जाएगी। इन्हीं सोचों में फंसा विक्की पावड़े ने सड़क के किनारे टैक्सी रुकवाई और किराया चुकता करके नीचे उतरा और सामने की चौड़ी गली में प्रवेश कर गया। गली में दोनों तरफ फ्लैट बने दिख रहे थे। विक्की पावड़े एक फ्लैट के बाहर ठिठका और कॉल बेल बजा दी। कुछ देर इंतजार के बाद दरवाजा खुला और नानिया दरवाजे पर दिखी। नमस्कार भाभी जी। विक्की पावड़े ने शराफत से हाथ जोड़ा। भाभी? नानिया के उठी। मैंने तेरे को पहले कब देखा? कभी नहीं भाभी, पावड़े मुस्कुराया। ये पहली बार है। फिर तेरे को कैसे पता कि मैं तेरी भाभी लगी? नानिया बोली। आप सोहनलाल की पत्नी हैं? तो फिर तो आप मेरी भाभी लगी ना। तो सोहनलाल से मिलना है। पर तो है कौन? सोहनलाल का खास दोस्त। खास दोस्त? पहले तो कभी घर नहीं आया, तेरे को कभी देखा नहीं, और तू खास दोस्त मुझे भाभी कहता है। नानिया कहती हुई पलटी और भीतर प्रवेश कर गई। विक्की पावड़े वहीं खड़ा रहा। आधे मिनट बाद ही सोहनलाल बाहर निकला और विक्की पावड़े को देखकर चौंका। पावड़े तू? सोहनलाल उसके करीब पहुंचा। कैसा है मेरा यार? तू यहाँ कैसे? तेरे को ढूंढते ढूंढते तेरा पता ढूंढ निकाला। फोन नंबर बदल लिया तूने? नंबर बदले तो कई साल हो गए। हमें मिले 5 साल से ज्यादा हो गए। ठीक कहा ना?
सोहनलाल ने गहरी निगाहों से उसे देखा। अंदर आएगा? तेरे से बात करनी है। बात? खास बात, मोटे फायदे वाली, विक्की पावड़े ने गंभीर स्वर में कहा। शादी के बाद मैंने लगभग छोड़े ना, पूरा तो नहीं, पावड़े बोला। सोहनलाल की निगाह विक्की पावड़े के चेहरे पर टिकी थी। काम ऐसा है कि तेरे बिना नहीं हो सकता। 5 दिन तेरे को ढूंढता रहा, फिर तेरे पास पहुंचा हूं। तेरे को तो पता ही है कि मैं तेरे पर भरोसा करता हूँ। ये बड़ा काम तेरे जैसे भरोसे के दोस्त के साथ ही पूरा कर सकता हूँ। मैं आधे घंटे में आता हूँ। उधर सड़क के किनारे पहुंच के मेरा इंतजार कर। पक्का नहीं है कि मैं ये काम करूंगा, पर पहले पता तो चले कि तू क्या करने की सोच रहा है। सोहनलाल ने शांत स्वर में कहा। अगला दृश्य। 1 घंटे बाद सोहनलाल और विक्की पावड़े एक ऐसे बस स्टॉप पर बैठे थे जो कि इन दिनों इस्तेमाल नहीं होता था। सामने सड़क पर से ट्रैफिक निकल रहा था। सोहनलाल ने जेब से गोली वाली सिगरेट निकाली और सुलगाकर कश लिया। ये देखकर विक्की पावड़े मुस्कुराकर बोला, तेरी ये स्पेशल सिगरेट अभी तक चलती है? छोड़ दी। अब कभी कभी लगाता हूँ, जब कभी मूड आ जाए, सोहनलाल ने कहा। हमने 2-3 बार एक साथ काम किया और अच्छे ढंग से किया। हर बार सफल रहे, पावड़े ने कहा। हमने 3 बार काम किया था एक साथ। आखिरी काम को 6 साल हो रहे हैं, सोहनलाल ने कहा। वो ज्यादा बड़े काम नहीं थे, सामान्य से काम थे। एक एक के हिस्से 15-20 लाख से ज्यादा नहीं आया था। तेरा मतलब कि इस बार जो काम तू लेके आया है वो बड़ा है? बहुत बड़ा, सोहनलाल। ये बात है, सोहनलाल ने सिर हिलाकर कहा। मैंने अपनी जिंदगी भर के खर्चे निकाल रखे हैं। काफी पैसा है मेरे पास। यही वजह है कि अब मैंने खतरे मोल लेना बंद कर। दौलत जितनी भी इकट्ठी हो जाए कम है। सोहनलाल ने विक्की पावड़े को देखा। इस काम में मेहनत कम और दौलत इतनी है कि 3 जीवन निकल जाएंगे। मैं बहुत आशा के साथ तेरे पास आया हूं। तू मेरे भरोसे का है, मैं भी तेरे भरोसे का हूं। तेरे हाथ में जादू है। तू हर ताला तिजोरी वॉल्ट खोल लेता है। अपने जितना भरोसा है तुझ पर। तूने हाँ की तो मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। तू जो बताने वाला है इसमें भी तिजोरी वॉल्ट जैसा कुछ खोलना होगा? हाँ। काम बता। चर्चा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। विक्की पावड़े मिनट भर की खामोशी के बाद कह उठा। तू मेरे भरोसे का है, इसलिए तुझे सब कुछ साफ साफ बता रहा हूं। मैंने 6 महीने पहले विनय बरूटा के साथ। विनय बरूटा? सोहनलाल चौंका, संभला। वो जो डकैती करता है? तू जानता है उसे? इतना ही जानता हूं जितना कहा है। सोहनलाल ने नहीं बताया कि उससे भी मिल चुका है। मैंने 6 महीने पहले विनय बरूटा के साथ काम किया था। ज्यादा बड़ा काम तो नहीं था, फिर भी मुझे 50 लाख मिल गए, जबकि विनय बरूटा ने खुद 5-6 करोड़ लिए। पर मेरे को शिकायत नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए 50 लाख कम नहीं थे। उससे मेरे कई काम बन गए। काम के बाद 2.5 महीने से मैं अभी तक विनय बरूटा के साथ ही हूँ। वो मेरे से व्यक्तिगत छोटे छोटे काम लेता रहता है। इन कामों के वो मुझे 10 लाख दे चुका है। कैसे काम? वही बता रहा हूँ। विनय बरूटा का खास दोस्त हांगकांग में रहता है, जैम डिमोरा, जो कि हांगकांग के अंडरवर्ल्ड का नामी व्यक्ति है। उसने आज तक हांगकांग में सिर्फ ड्रग्स का ही काम किया है। वो एशियन देशों से ड्रग मंगवाता है और पश्चिमी देशों को ऊंची कीमत पर बेचता है। इस काम में वो इतनी बड़ी दौलत कमा चुका है कि अब उसके पास दौलत का भंडार इकट्ठा हो चुका है। उधर लंबे वक्त से हांगकांग की पुलिस जैम डिमोरा पर निशाना साधने में लगी है और उसे पकड़ने के मौके तलाश रही है। जैम डिमोरा के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जैम डिमोरा ने हांगकांग छोड़ने का फैसला किया और विनय बरूटा ने उसे हिंदुस्तान में बसने की सलाह दी है। विनय बरूटा का साथ पाकर जैम डिमोरा ने हिंदुस्तान में बसने का मन बना लिया और 2.5 महीने से ये सब तैयारियां चल रही हैं। विनय बरूटा जैम डिमोरा की हर संभव सहायता कर रहा है और इसी सिलसिले में वो मेरे से भी काम लेता रहता है। जैम डिमोरा हांगकांग से इंडिया शिफ्ट हो रहा है। उसने नामी बेनामी बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदी है।
ऐसी 15 जगहों का तो मुझे पता है। 10 दिन बाद वो फाइनली शिफ्ट हो रहा है। उसके पास मौजूद, जो कि उसकी दौलत का हिस्सा है, दुनिया के महंगे बेशकीमती हीरे जवाहरात 3 बड़े सूटकेसों में भरकर शोभा नारायण दास नाम के बुटीक में सप्ताह तक पहुंचा दिए जाएंगे। बुटीक में? सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। हाँ, वो हीरे जवाहरातों से भरे 3 सूटकेस कितने कीमत के होंगे? विनय बरूटा से मुझे पता चला है कि उसमें बेशकीमती जवाहरात हैं। वो कहता है कि वो तीनों सूटकेस किसी खजाने से कम नहीं है, और बरूटा उसकी कीमत 15 से 20 अरब रुपए लगाता है। ये तो मोटा माल है। हाँ, तो क्या वो इतना पागल है कि इतनी बड़ी दौलत एक बुटीक में लाकर रख देगा? सोहनलाल बोला। वो शोभा नारायण दास नाम का बुटीक जैम डमोरा खरीद चुका है। वो उसकी ही मिल्कियत है। वो काफी बड़ी जगह में बना है, और भीतर एक हिस्से में खाली जगह पर एक फिक्स तिजोरी लगाई गई है, जो कि बड़ी अलमारी के साइज की है। वो तिजोरी हांगकांग से जैम डिमोरा के 6 आदमी लेकर आए हैं, और लगाने का काम भी उन्होंने ही करना है। वो खास तिजोरी यूरोप से मंगवाई है जैम डिमोरा ने। स्पष्ट है कि वो बहुत ही मजबूत होगी। जैम डिमोरा ने 10 दिन तक हिंदुस्तान आना है, जबकि वो सूटकेस उसके आने से 3 दिन पहले ही यहाँ पहुंच जाएंगे और उस अलमारी जैसी तिजोरी में रख दिए जाएंगे। कौन रखेगा उन्हें? विनय बरूटा? सोहनलाल ने पूछा। विनय बरूटा? नहीं नहीं, विक्की पावड़े ने इंकार में सिर हिलाया। जैम डिमोरा विनय बरूटा पर इतना भी भरोसा नहीं करता कि उसे अपनी दौलत के पास फटकने दे। उनकी दोस्ती एक हद तक की है। विनय बरूटा तो ये जानता ही है कि जैम डिमोरा अपनी 15-20 अरब की दौलत शोभा नारायण दास बुटीक में रख रहा है। ये बात विनय बरूटा को पता है, तभी तो मेरे को पता है। दौलत रखने का इंतजाम कौन कर रहा है? तिजोरी लाने वाले जैम डिमोरा के 6 आदमी और 2 अन्य लोग हैं जैम डिमोरा के, जो कि महीने भर से मुंबई में ही टिके हुए हैं। वो जैम डिमोरा के कामों को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि कुल 8 आदमी हैं। स्पष्ट है कि वो जैम डिमोरा के भरोसे के लोग होंगे? सोहनलाल ने पूछा। पूरी तरह। जैम डिमोरा यूं ही किसी के हवाले इतनी बड़ी दौलत नहीं करने वाला। और तुम्हारा इरादा इतनी बड़ी दौलत पर हाथ मारने का है? अगर तेरा साथ मिले तो, विक्की पावड़े ने गंभीर स्वर में कहा। जैम डिमोरा की वो अलमारी जैसी तिजोरी मैं नहीं, तू ही खोल सकता है। यह भी जाहिर है कि सुरक्षा के नाते वो तिजोरी बहुत मजबूत होगी। तुझे महारत हासिल है हर हर तरह की तिजोरी खोल लेने की। तभी तेरे पास आया कि तू मेरा साथ दे इस काम में। अपने लिए नहीं तो मेरे पर एहसान के रूप में मेरे साथ हो जा। मेरी जिंदगी बन जाएगी ये काम करके। माल आधा आधा, तू कहे तो 40% भी ले लूंगा। मैं बहुत आशा के साथ तेरे पास आया हूँ सोहनलाल। ये काम बड़ा है, बहुत बड़ी दौलत का मामला है। सोहनलाल गंभीर सा कह उठा। तो जैम डिमोरा स्पष्ट है कि खतरनाक इंसान होगा। वो अपनी दौलत को यूं ही जाने नहीं देगा। बाद में हमें ढूंढ लेगा। नहीं ढूंढ सकेगा। किसी को क्या पता कि ये काम हमने किया है? सोहनलाल ने सोच भरी नजरों से विक्की पावड़े को देखा। मान जा यार, विक्की पावड़े गहरी सांस लेकर बोला। कुछ देर सोचने के बाद सोहनलाल ने कहा, तेरा मतलब है कि हम दोनों ये काम करें, तीसरा कोई ना हो? हाँ, तीसरे की क्या जरूरत है? वहां पर सिक्योरिटी भी तो तगड़ी होगी। सिक्योरिटी नहीं होगी। सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ वो तिजोरी खुद है। विनय बरूटा से जैम डिमोरा ने कहा है कि वो तिजोरी कोई भी नहीं खोल सकता। वो तभी खुल सकती है जब उसे कॉम्बिनेशन नंबर से खोला जाए। तिजोरी कंपनी वालों का यही दावा है, और जैम डिमोरा को कंपनी के दावे पर भरोसा है। तिजोरी में सारा माल पैक करके जैम डिमोरा का आदमी उसमें बंद कर देगा। उस वक्त पास में 8 लोग होंगे, परंतु एक ही है जो उस तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर जानता है। सबकी देखरेख में वही ये काम करेगा, और अगले 3 दिन वो सब एक बंगले पर इकट्ठे रहेंगे, ताकि कोई गड़बड़ न कर सके। कॉम्बिनेशन जानने वाला अगर बेईमान भी हो जाए तो दौलत पर हाथ न डाल सके। दौलत रखने के 3 दिन बाद जैम डिमोरा ने हिंदुस्तान पहुंच जाना है। बीच में सिर्फ 3 दिन होंगे। वो लोग सुबह और शाम शोभा नारायण दास बुटीक का फेरा लगाएंगे।
परंतु तिजोरी के पास रहेगा कोई नहीं। जैम डिमोरा ऐसा ही चाहता है। तुम कहते हो कि तिजोरी खुल नहीं सकती, पर कोई तिजोरी को उठाकर तो ले जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तिजोरी को जमीन में फिक्स कर दिया जाएगा। फिक्स करने के बाद तिजोरी को निकाल पाना, उखाड़ पाना असंभव होगा। ये बात मुझे विनय बरूटा ने कही। तिजोरी का कॉम्बिनेशन जैम डिमोरा का जो आदमी जानता है, बाद में भी वो बेईमान होने पर तिजोरी खोल, ये भी नहीं हो सकता, विक्की पावड़े ने गंभीर स्वर में कहा। क्योंकि जैम डिमोरा इंडिया पहुंचते ही तिजोरी का कॉम्बिनेशन बदल देगा और नया नंबर सेट कर देगा। जैम डिमोरा जैसा आदमी बेवकूफ तो होगा नहीं। तुम्हारा मतलब कि शोभा नारायण दास बुटीक में उस तिजोरी के पास कोई नहीं होगा? सुबह शाम उन लोगों के फेरा लगाने के अलावा कोई नहीं होगा। हम काम रात को करेंगे। रात को? तब किसी के आने का चांस नहीं होगा। मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही है कि 15-20 अरब के माल को अकेला छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी नहीं होगी। वो तिजोरी ही सिक्योरिटी है। जैम डिमोरा को तिजोरी पर भरोसा है। कोई जरूरी तो नहीं कि मैं उसे खोल सकूं। जैसे जैम डिमोरा को तिजोरी पर भरोसा है, वैसे ही मुझे तुम पर भरोसा है, विक्की पावड़े ने दृढ़ स्वर में कहा। तू खोल लेगा उसे। ये जरूरी नहीं है पावड़े। मेरा भरोसा कायम है तुझ पर, तू कुछ भी कह। पावड़े मुस्कुराया। सोहनलाल ने गहरी सांस ली और कहा, 15-20 अरब, ये बहुत बड़ी दौलत है। जैम डिमोरा अभी अपनी पूरी दौलत इंडिया नहीं ला रहा। प्रॉपर्टी के रूप में उसकी जो दौलत हांगकांग और अन्य देशों में है, वो तो है ही। रुपया भी हांगकांग से बाद में आएगा। विनय बरूटा का मन बेईमान नहीं हुआ इतनी बड़ी दौलत देखकर? सोहनलाल बोला। क्या बात करता है? वो जैम डिमोरा का दोस्त है। दौलत किसी की दोस्त नहीं होती। विनय बरूटा उस दौलत के बारे में सोच जरूर रहा होगा। मुझे नहीं मालूम, इस तरह की बात उसने मेरे साथ नहीं की। विक्की पावड़े ने सिर हिलाया। बुटीक में कैसे जाया जाएगा? वो तो बंद होगा। रास्ता है मेरे पास, मैं तुझे वहां ले जाकर दिखा दूंगा, पावड़े ने कहा। सोहनलाल ने विक्की पावड़े को देखकर कहा, सब सोच रखा है पहले से? इतना तो सोचना ही पड़ता है। तू मेरा साथ देगा ना? सोहनलाल चुप रहा। विक्की पावड़े सोहनलाल को देखता रहा। ये बात मुझे अजीब लग रही है कि दौलत रखकर तिजोरी को अकेला छोड़ दिया जाए। खामखा मत सोच, ये जैम डिमोरा का फैसला है। बुटीक के बाहर से वहां नजर रखी जा रही होगी। ऐसा भी नहीं है। होता तो मुझे पता होता। क्या पता जैम डिमोरा ने यह बात विनय बरूटा को भी ना बताई हो। वो अपने आदमियों से काम ले रहा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। फिर भी काम करने से पहले हम वहां ये बात चेक कर लेंगे। कब रखी जाएगी ये दौलत? 5-6 दिन तक। कल तिजोरी आ रही है, उसे वहां फिक्स किया जाएगा। हम शोभा नारायण दास बुटीक पर कल से ही नजर रखेंगे। शायद तिजोरी भी नजर आ जाए कि वो कैसी है। ये भी ठीक रहेगा। तो हम कल से काम शुरू कर रहे हैं? हाँ, कल से। लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कहता कि तिजोरी खोल लूंगा, सोनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जानता हूं तू ये काम कर लेगा। विक्की पावड़े के स्वर में विश्वास भरा पड़ा था। अगला दृश्य। तिजोरी कल आनी थी, विक्की पावड़े ने ऐसा ही कहा था, परंतु वो परसों आई। सोहनलाल और विक्की पावड़े की पूरी नजर थी शोभा नारायण दास नाम के बुटीक पर। बुटीक चलती सड़क के कोने पर बना हुआ था। एक तरफ दो बड़े बड़े शटर थे और दूसरी तरफ मुड़कर शीशे के बड़े बड़े शोकेस लगे हुए थे। बाहरी तरफ फिक्स शीशा था, परंतु वो शोकेस खाली थे। वो एक मंजिला इमारत थी। उस वक्त दोपहर का 1:30 बजा था जब एक बंद ट्रक बंद शटरों के पास आकर रुका। उसके आगे पीछे दो कारें थी। ट्रक में ड्राइवर के हेल्पर के अलावा जैम डिमोरा के दो आदमी मौजूद थे। बाकी पीछे की कारों से बाहर निकले। तुरंत ही शटरों को खोला जाने लगा। आ गई तिजोरी, वहां से कुछ दूर खड़े विक्की पावड़े ने सोहनलाल से कहा। सोहनलाल ने सिर हिलाया। नजरें बंद ट्रक पर थी। वो जैम डिमोरा के आदमियों की गिनती कर रहा था। वो पूरे 8 थे।
पावड़े ने उनकी संख्या सही बताई थी। जल्दी ही वो वक्त आ गया जब ट्रक का पिछला दरवाजा खोलकर तिजोरी को बाहर निकाला जाने लगा। सोहनलाल उत्सुक था तिजोरी को देखने के लिए कि वो कौन सी वाली तिजोरी है। क्या ऐसी तिजोरी को उसने पहले देखा है? खोल पाएगा उसे? ये सब कुछ ही इस वक्त उसके दिमाग में चल रहा था। तिजोरी बाहर निकालने में वो 8 व्यक्ति स्वयं लगे थे। ट्रक ड्राइवर या हेल्पर से काम नहीं लिया था। तिजोरी बाहर निकाली गई। सोहनलाल के होंठ सिकुड़ गए। उत्सुकता झुंझलाहट में बदल गई। तिजोरी गत्ते के बक्से में बंद थी और सुरक्षा के नाते उस पर लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ था। मतलब कि तिजोरी जरा भी नजर नहीं आ पा रही थी। जब सोहनलाल को तिजोरी की झलक जबकि तो सोहनलाल को तिजोरी की झलक मिल जाती तो उसके लिए बेहतर रहता। तिजोरी तो पैक है। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। जबकि मैं सोच रहा था कि मैं उसे देख सकूंगा। देखकर क्या करता? इतना तो समझ आ जाता कि वो मेरे बस की है या नहीं। देखकर समझ जाता तू? हाँ। अब मुझे तेरे पर पूरा भरोसा है कि तू कैसी भी तिजोरी खोल सकता है, विक्की पावड़े ने कहा। हवा में मत उड़। मैं 30 मार खा नहीं हूं। तू है। विक्की पावड़े के स्वर में विश्वास के भाव थे। सोहनलाल की निगाह पैक तिजोरी पर टिकी थी। वो 6 फुट की थी, 2.5 फुट चौड़ी। मन ही मन वो कल्पना कर रहा था कि वो कैसी होगी। वो भारी थी, ये इसी से पता चल रहा था कि वो लोग कैसे उसे संभाल रहे थे। 20 मिनटों की कोशिश के बाद 6 आदमी उसे उठाए संभाले तिजोरी को बुटीक के भीतर लेते चले गए। ट्रक ड्राइवर को पैसे दिए गए, वो ट्रक लेकर चला गया। उनके देखते ही देखते बुटीक का शटर नीचे कर दिया गया। अब ये तिजोरी को फर्श में फिट करने का काम शुरू करेंगे, विक्की पावड़े ने सोच भरे स्वर में कहा। इस काम में ये कितना वक्त लेंगे? मेरे ख्याल में 24 घंटे तो लग ही जाएंगे। समझो कल के दिन तक ये व्यस्त रहेंगे। तैयारी कर रखी होगी, अभी शुरू हो जाएंगे। हीरे जवाहरातों के सूटकेस कब आने हैं? आज से 5 दिन बाद। तो तब तक तिजोरी फर्श में अच्छी तरह सेट हो जाएगी, सोहनलाल ने कहा। कैसे सेट की जाएगी, कुछ पता है? तिजोरी का फ्रेम पहले से ही आया हुआ है, जो कि तिजोरी के नीचे फिट किया जाएगा। फ्रेम के शिकंजे में तिजोरी फंस जाती है और फ्रेम के निचले हिस्से को फर्श उखाड़कर उसमें डाला जाएगा और फर्श को सेट कर दिया जाएगा। तुमने फ्रेम देखा है? नहीं, पर उसके बारे में विनय बरूटा ने बताया था, पावड़े ने बताया। मैं तिजोरी देखना चाहता हूँ। ये कैसे संभव होगा? तुम सोचो ये काम कैसे संभव होगा। मेरे ख्याल में ये काम नहीं हो सकेगा। क्यों? क्या वो लोग हर वक्त तिजोरी के पास ही रहेंगे? तिजोरी के पास तो ज्यादा से ज्यादा कल तक रहेंगे, जब तक तिजोरी फिट नहीं हो जाती। मतलब कि उसके बाद 3 दिन तक तिजोरी अकेली रहेगी। विक्की पावड़े ने सोच भरे ढंग में सिर हिलाया। तब समस्या क्या है? हम भीतर जाकर तिजोरी देख सकते हैं। तुम्हारे पास रास्ता तो है भीतर जाने का, सोहनलाल ने कहा। वो रास्ता एक बार जाने के लिए ही है, पावड़े ने धीमे स्वर में कहा। एक बार भीतर जाकर वहां से एक बार ही बाहर आया जा सकता है। मतलब कि रात 11-12 बजे भीतर गए और सुबह होने से पहले बाहर निकल गए। उसके बाद देखने वालों को पता चल जाएगा कि कोई भीतर गया है। मतलब कि वो रास्ता एक बार के इस्तेमाल के लिए ही है। ऐसा कौन सा रास्ता है? सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। दूसरी तरफ जो शीशे का बड़ा सा शोकेस दीवार में लगा है, उसका शीशा काट कर हम भीतर जाएंगे, रात 11-12 बजे, और दिन का उजाला फैलने से पहले हमें वहां से निकल भी जाना है। मतलब कि तुम्हारे पास काम करने के 4-5 घंटे होंगे। मेरे ख्याल में तिजोरी खोलने के लिए इतना वक्त तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा, विक्की पावड़े गंभीर स्वर में कह रहा था। उस रास्ते से हम एक बार ही भीतर आ जा सकते हैं, इसलिए तुम तिजोरी देखने उस रास्ते से भीतर नहीं जा सकते। सोहनलाल खामोश रहा। किसी रात तुम शटर के ताले खोलकर भीतर जा सकते हो और वापसी पर ताले पहले की तरह बंद कर देना। ऐसा करना ठीक नहीं होगा, सोहनलाल बोला। क्यों? बिना चाबी के ताला खोलने बंद करने से कभी कभी तालों में फर्क आ जाता है और वो चाबी से खोलते वक्त कुछ अटकते हैं। ऐसे में उन लोगों को इस बात का शक हो सकता है।
कि तालों के साथ छेड़छाड़ की गई है? शटर और शोकेस के रास्ते के अलावा भीतर जाने का कोई तीसरा रास्ता नहीं है? सोहनलाल ने पूछा। नहीं है। तुमने इस जगह को भीतर से देखा है? 2 बार भीतर गया हूं। छत की तरफ से तो भीतर जाया जा सकता है। बात वहीं आ जाती है कि उन्हें शक हो जाएगा कि छेड़छाड़ की गई है। छत की ममटी का दरवाजा लोहे का है और उसका ताला 3 बार चाबी घुमाने पर खुलता है। क्या तुम ऐसे ताले को खोलने के बाद सामान्य ढंग से बंद कर सकते हो? आसानी से। वो खोलें तो उन्हें छेड़छाड़ किए जाने का शक तो नहीं होगा? उस ताले पर नहीं होगा, सोहनलाल ने कहा। वैसे भी वो ममटी का ताला है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ताला खोलकर छत पर जाते होंगे। उनका काम तो नीचे का ही है, वो छत पर क्यों जाएंगे? ख्याल तो मेरा भी यही है, परंतु संभावना तो रहती है। जरूरत से ज्यादा सतर्कता बरतना भी ठीक नहीं है। सोहनलाल मुस्कुराया। क्या मतलब? मैं ममटी के रास्ते भीतर जाकर तिजोरी देखूंगा और वापसी पर ताला पहले की तरह बंद कर दूंगा। तिजोरी देखना बहुत जरूरी है तुम्हें? मुझे काम करने में आसानी होगी अगर मैं तिजोरी देख लेता हूं तो। तब पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। मेरे पास 4-5 घंटों का वक्त होगा। कभी कभी 4-5 घंटे बहुत कम पड़ जाते हैं। इस बात को सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। जैम डिमोरा को उस तिजोरी पर भरोसा है। उसमें वो 15-20 अरब के हीरे जवाहरात रखने जा रहा है। ऐसे में वो तिजोरी जरूर खास होगी। ऐसी चीजों को समझने में ही घंटों का वक्त लग जाता है। परंतु पहले उस तिजोरी को देखकर उसके बारे में जानने की चेष्टा कर सकता। कैसे जानने की चेष्टा करोगे वो तो? तिजोरी बेचने वाली कंपनियों ने अपनी साइट पर हर तिजोरी की डिटेल डाली होती है कि वो इतनी ज्यादा सुरक्षित क्यों है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं। वहां से मैं तिजोरी के बारे में काफी कुछ जान सकता हूँ। मेरा सेट बन मेरा एक सेट बंदा है जो कि मेरे से तिजोरी की कंपनी और उसका मेक जानकर साइट खोलकर तिजोरी की सारी जानकारी मुझे बता देता है। तिजोरी देखकर तुम उसका मेक या बाकी बातें जान जाओगे? हाँ। बाकी कसर मेरे मोबाइल से ली तिजोरी की तस्वीरें पूरा कर देंगी। तिजोरी की तस्वीर हो तो उसके बारे में हर जानकारी ली जा सकती। ये तुम्हारी बातें तुम ही जानो। तुम्हें खबर मिल जाएगी कि तिजोरी कब तक फर्श में सेट होगी? पता चल जाएगा, क्योंकि मैं विनय बरूटा के टच में हूँ। तो मुझे बता देना। जिस रात भीतर कोई नहीं होगा, मैं छत के रास्ते भीतर जाकर तिजोरी को देखूंगा, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। अगले दिन शाम को विक्की पावड़े का फोन सोहनलाल को आया। तिजोरी को फर्श में फिट करने का काम घंटे भर पहले ही पूरा हुआ था। सोहनलाल ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। 7 बज रहे थे। तेरे को कैसे पता? मैं विनय बरूटा से मिला तो अभी उसने बताया। मैं बरूटा के साथ ही हूँ। वो सामने दुकान में गया है तो तुझे फोन कर दिया। सोहनलाल के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर कहा, तू कब तक उसके साथ रहेगा? घंटा भर और है। पावड़े की आवाज कानों में पड़ी। मैं आज रात ही तिजोरी को देखना चाहता हूँ। तो शोभा नारायण दास बुटीक के बाहर मिलते हैं। कितने बजे? रात 12 बजे। अगला दृश्य। रात का अंधकार चारों तरफ फैला था। 12 बज चुके थे। सड़कों पर दिन की अपेक्षा मात्र 10% ही वाहन दौड़ रहे थे। पीली मस्कट लाइटों सड़क के किनारों पर कतार की तरह लगी दिख रही थी। वाहनों की हेडलाइटें चमक रही थी। कभी कभार किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज भी सुनाई दे जाती। इसके अलावा सब तरफ खामोशी थी। सड़क के किनारे से यदाकदा साइकिल सवार निकलता या कोई पैदल जाता दिखाई दे जाता। सोहनलाल और विक्की पावड़े एक तरफ अंधेरे में खड़े थे। सोहनलाल की पीठ पर छोटा सा पिट्ठू बैग मौजूद था। सोहनलाल ने शोभा नारायण दास बुटीक को आगे पीछे से सावधानी से देखा और पीछे से भीतर जाने का फैसला किया। उधर सर्विस लेन थी और सन्नाटा था। सर्विस लेन के उस पार मकान थे। रात के इस समय मकानों की कोई चिंता नहीं थी। पावड़े, सोहनलाल गंभीर स्वर में बोला, मैं भीतर जा रहा हूं। मैं भी तो तेरे साथ हूं, पावड़े बोला। तू मेरे साथ भीतर नहीं जाएगा। दो का कोई काम नहीं है। तो इधर ही अंधेरे में रुक। भीतर तेरे को मेरी जरूरत जरूरत एक ही हाल में पड़ सकती है।
कि भीतर कोई मौजूद हो, सोहनलाल ने कहा। भीतर कोई मौजूद नहीं है। पक्का? पक्का। मैंने विनय बरूटा को से शाम को ही पूछा था। भीतर कोई नहीं है, पावड़े ने पक्के स्वर में कहा। तो तू इधर ही रुक, कोई जरूरी बात हो तो फोन पर मेरे से बात कर लेना। मैं तेरे साथ चलता तो कोई परेशानी थी क्या? दो का कोई काम नहीं। मैंने जाना है भीतर, तिजोरी को देखना है, चेक करना है, उसकी तस्वीर लेके बाहर आ जाना है। वापसी पर ममटी का दरवाजा वैसे ही लॉक कराना, याद है मुझे। एक और बात सुन ले, पावड़े बोला। क्या? विनय बरूटा का ख्याल है कि जैम डिमोरा के हीरे जवाहरातों से भरे वो तीनों सूटकेस हिंदुस्तान आ चुके हैं। कैसे? विनय बरूटा कहता है कि जिन 6 लोगों ने सूटकेसों को लाना था, वो तिजोरी लेके यहाँ पहुंचे हैं। अब मात्र 4 दिन पड़े हैं कि सूटकेसों को तिजोरी में रखना है। उसके 3 दिन बाद जैम डिमोरा ने स्वयं हिंदुस्तान पहुंच जाना है। वो सूटकेस हांगकांग से गुप्त रास्ते से चोरी छिपे 4 दिन में नहीं लाए जा सकते, जबकि उसे लाने वाले यहाँ मौजूद हों। तो वो सूटकेस हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं, सोहनलाल बोला। विनय बरूटा का यही ख्याल है। विनय बरूटा ऐसी बातें क्यों सोच रहा है? उसे तो इस बात से मतलब ही नहीं होना चाहिए कि वो सूटकेस आए कि नहीं। वो जैम डिमोरा की सहायता कर रहा है, ऐसे में मन में ख्याल तो आता ही है, पावड़े बोला। जैम डिमोरा विनय बरूटा को नहीं बता रहा कि उसके सूटकेस हिंदुस्तान पहुंचे हैं कि नहीं। वो एक हद तक ही विनय बरूटा से सहायता ले रहा है। अपने खास काम वो स्वयं पूरे पूरे कर रहा है। जाहिर है कि वो विनय बरूटा पर पूरा भरोसा नहीं करता। 15-20 अरब का माल हो तो बात भरोसे की नहीं, सतर्कता की आ जाती है, विक्की पावड़े ने कहा। ऐसा तो नहीं कि विनय बरूटा जैम डिमोरा की दौलत पर हाथ मारने की ताक में। फालतू मत सोच। विनय बरूटा ऐसा सोचेगा भी नहीं। जैम डिमोरा उसका दोस्त है। दोस्ती पर दौलत भारी पड़ती है, फिर वो तो डकैतियां करता है। विनय बरूटा का ऐसा कोई इरादा होता तो मैं भांप चुका होता, विक्की पावड़े ने आसपास देखते हुए कहा। अब तू जा, अब वक्त क्यों खराब करता है? मैं इधर ही कहीं अंधेरे में रहूंगा। जब तू बाहर आएगा तो मैं तुझे देखकर तेरे पास आ जाऊंगा। सोहनलाल वहां से हिला और सड़क पार करता सामने शोभा नारायण दास बुटीक की तरफ बढ़ गया। दोनों शटरों के ऊपर बड़ा सा बुटीक के नाम का बोर्ड लगा था, परंतु इन दिनों बोर्ड की लाइटें बंद थी, क्योंकि जब से जैम डिमोरा ने बुटीक खरीदा था तब से बुटीक खाली कर दिया गया था। अब वहां कोई काम नहीं होता था। ऐसे ही एक बोर्ड साइड की तरफ शीशों के शोकेस के ऊपर दीवार में लगा था। महीना भर पहले रात को वो शोकेस रोशनियों में चमका करते थे। सड़क पर रोशनी रहती थी, परंतु अब बुटीक के आसपास भी अंधेरा ही रहता था। विक्की पावड़े अंधेरे में खड़ा सोहनलाल की वापसी का इंतजार करने लगा। सामने सड़क पर से बराबर ट्रैफिक निकल रहा था। रात गहरी होती जा रही थी, वक्त बीतने लगा। पावड़े बेचैन होने लगा कि सोहनलाल अभी तक नहीं लौटा। उसके ख्याल में सोहनलाल को घंटे भर में लौट आना चाहिए था, जबकि 2 घंटे बीत चुके थे। 2.5 घंटे बाद सही सलामत सोहनलाल को अंधेरे में लौटते देखा। पावड़े की जान में जान आई। वो सोहनलाल के पास पहुंचा। निकल ले, सोहनलाल ने कहा। दोनों कुछ दूर अंधेरे में खड़ी सोहनलाल की कार की तरफ बढ़ गए। बहुत देर लगा दी, पावड़े बोला। मुझे लगा कहीं भीतर कोई गड़बड़ न हो। तिजोरी को देख रहा था। क्या देखा? वो तो तिजोरी का बाप है, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। तिजोरी का बाप? हाँ, वो तो नाम की तिजोरी है, वैसे किसी वॉल्ट के दरवाजे से कम नहीं है। तू खोल लेगा ना? कह नहीं सकता। अभी तक तो मैं तिजोरी को समझ नहीं पाया कि उसे खोला कैसे जा सकता है। ये तू कह रहा है? मैं ही कह रहा हूँ, पावड़े। ये बिल्कुल नए मॉडल की तिजोरी है। ऐसी मैंने पहले नहीं देखी, सुना भी नहीं है। दोनों कार तक जा पहुंचे। सोहनलाल ने पीठ से बैग उतारकर पीछे की सीट पर रखा और ड्राइविंग सीट संभाली। पावड़े बगल की सीट पर बैठ गया। सोहनलाल ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। तेरी कार कहाँ है? वर्कशॉप में। क्लच प्लेटें बदली जा रही हैं, कल तक मिल जाएंगी। तू तिजोरी के बारे में बता रहा था। कार सड़क पर आ चुकी थी, मध्यम रफ्तार से दौड़ रही थी। तुझे कहाँ उतारना है? सोहनलाल ने पूछा। बांद्रा, मेरे फ्लैट पर।
वो अलमारी के साइज की तिजोरी मजबूत स्टील की चादर से बनी है। मेरे ख्याल में उसमें ये भी खासियत भी होनी चाहिए कि उस स्टील को आग से काटा ना जा सके। शायद धारदार चीज से भी वो नहीं कटने वाला। उसके फ्रंट की तरफ 4 इंच व्यास की चक्री में कॉम्बिनेशन के नंबर हैं और बीच में छोटा सा बटन दबाने का स्विच लगा हुआ है। मतलब कि जो भी तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर है, एक एक करके वो नंबर मिलाओ और स्विच दबाते रहो। तब जाकर कॉम्बिनेशन नंबर में से वो तिजोरी खुलेगी। और तिजोरी के दरवाजे पर हैंडल की जगह सिर्फ छेद नजर आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जरूरत पड़ने पर हैंडल लगाकर तिजोरी को खोला बंद किया जा सकता है और बाद में निकालकर साथ ले जाया जाता होगा। हैंडल की गरारी और होल के भीतर की गरारी जहां हैंडल फंसता है, वो गरारी सिस्टम खास होना चाहिए कि वहां दूसरा कोई हैंडल ना फंस सके। ये सुरक्षा का जबरदस्त पॉइंट है। मुझे तो एक और भी अंदेशा है। वो क्या? तिजोरी का हैंडल फिट करने के बाद ही कॉम्बिनेशन नंबर मिल सकता है। हैंडल नहीं लगाया तो कॉम्बिनेशन नंबर किसी भी हाल में नहीं लग पाएगा। उस हैंडल के अलग हो जाने का यही मतलब होता होगा। वहीं कहीं हैंडल तो नहीं पड़ा था? नहीं। आधा घंटा में हैंडल ही ढूंढता रहा कि तिजोरी खाली है। ये सोचकर उन लोगों ने हैंडल वहां रख दिया हो, परंतु हैंडल वहां नहीं मिला। जाहिर है कि वो लोग हैंडल अपने साथ ले गए। हम हैंडल उन लोगों से चुरा भी नहीं सकते, पावड़े कह उठा। चुराया तो वो लोग तिजोरी के पास रहकर पहरा देना शुरू कर देंगे। तब हम ये काम नहीं कर सकेंगे। उनके बीच कुछ चुप्पी छा गई। तू किस नतीजे पर पहुंचा? तिजोरी खोल पाएगा कि नहीं? पावड़े के स्वर से उत्साह गायब हो गया था। कह नहीं सकता। इस तिजोरी के बारे में कल जानकारी इकट्ठी करूंगा तो पता चलेगा कि ये कैसी है। तेरी बात ने तो मुझे जमीन पर ला पटका। जबकि मुझे विश्वास था कि तिजोरी कैसी भी हो तू खोल लेगा। बताया तो तेरे को, ये नए मॉडल की तिजोरी है और मैंने पहली बार देखी है। जैम डिमोरा 15-20 अरब के हीरे जवाहरात यूं ही उसमें नहीं रख रहा। कुछ खास तो उसमें सुरक्षा के इंतजाम होंगे ही। विक्की पावड़े गहरी सांस लेकर रह गया। तो शोभा नारायण दास बुटीक पर नजर रखेगा? कोई नई बात हो तो मुझे बताना। कल शाम तक तू किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा? कल बताऊंगा। तेरे को पता है जैम डिमोरा के वो लोग यहाँ किधर टिके हुए हैं? नहीं पता। क्यों? वो जब भी दिखें उनके पीछे जाकर उनका ठिकाना देखना। क्यों? तिजोरी का हैंडल भी वो अपने पास ही रखते होंगे। अगर एक नजर उसे देख लूं तो। ये संभव नहीं है, पावड़े कह उठा। वो खतरनाक लोग हैं। हैंडल को वो लोग सुरक्षित रखते होंगे। वहां जाना खतरा मोल लेने जैसा होगा। ऊंच नीच भी हो सकती है। हमें जो काम करना है उनसे दूर रहकर ही करना होगा। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। तिजोरी किस हाल में है? क्या वो फर्श में फिट कर दी गई है? बढ़िया ढंग से। कैसे फिट की गई है? तिजोरी की साइडों की दीवारें और ऊपर की दीवार से होकर नीचे तक आता स्टील का मजबूत फ्रेम है, जिसे कि नीचे फर्श में डालकर इस तरह से फिट किया गया है कि तिजोरी वहां से हिल भी ना सके। वो फ्रेम कंपनी वालों ने ही बनाया है। नीचे तिजोरी के आसपास जो जगह तोड़ी गई है वहां सीमेंट का फर्श बना दिया है। अभी वो गीला है, परंतु 1-2 दिन में सूख कर वो पत्थर की तरह हो जाएगा। सोहनलाल ने बताया। क्या वो तिजोरी हम बाद में उखाड़ सकते हैं? तेरा मतलब कि जब उसमें से 15-20 अरब के हीरे रख दिए जाएं तो हम तिजोरी उठाकर ले जाएंगे? हाँ। पावड़े ने सिर हिलाया। बाद में फुर्सत में आराम से तिजोरी खोल ली जाएगी। यह संभव नहीं है। तिजोरी को उखाड़ पाना आसान नहीं होगा। ऐसा कौन सा काम है सोहनलाल जो हो नहीं सकता? कम से कम ये काम नहीं हो सकता, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। वो लोग दिन में 2 बार तिजोरी पर नजर मारने आएंगे। यही कहा था ना तूने कि वो सुबह शाम आएंगे, जब तक जैम डिमोरा हिंदुस्तान नहीं पहुंच जाता। हाँ, ऐसा 3 दिन चलेगा। हम रात को 11 बजे भी वहां जाते हैं, तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं, तो दिन निकलने तक हम तिजोरी के साथ वहां से बाहर निकल जा हमें वहां से बाहर निकल जाना होगा। मतलब कि 5 बजे तक। हमारे पास यूं समझो कि 5 घंटे होंगे कि तिजोरी को उखाड़ कर ले जाने के लिए। नहीं। सोहनलाल ने इंकार में सिर हिलाया। ये काम नहीं हो सकेगा 5 घंटों में। मजबूत फर्श को तोड़ना, फिर तिजोरी को फ्रेम सहित गड्ढे से बाहर निकालना,
उसे बाहर खड़े वाहन में डालना, ये सब आसान नहीं है। तुम भूल गए कि खाली तिजोरी को उठाकर जब वो लोग भीतर लाए गए ले गए थे तो उठाने वालों की संख्या 6 थी, यानी कि वो भारी थी। अब जबकि उसमें हीरे जवाहरात भरे होंगे, वो भी 2,000 करोड़ के, तो वो कितनी ज्यादा भारी होगी। उसे सरकाना भी कठिन होगा। हम दो तो उसे गड्ढे से भी बाहर नहीं निकाल सकेंगे। हम और लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोहनलाल ने पावड़े पर निगाह मारी। तुम्हारा मतलब इस काम में और लोगों को शामिल किया जाएगा? क्या हर्ज है? बहुत बड़ा हर्ज है। सोहनलाल का स्वर शांत था। ये हर्ज नहीं कि दौलत के ज्यादा हिस्से होंगे। हर्ज ये है कि बात बाहर निकल जाएगी कि ये काम हमने किया है, और जैम डिमोरा जैसा खतरनाक आदमी आसानी से हम तक पहुंच जाएगा। स्पष्ट है कि तब कुछ भी हो, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम इस तरह काम करोगे कि हमारी जान खतरे में पड़े? तो ठीक कहता है। विक्की पावड़े ने गहरी सांस ली। लोग ज्यादा होंगे तो बात खुल जाएगी। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। रघु को तो तू जानता ही है, विक्की पावड़े कुछ ठहर कर बोला। रघु, वो रघु जिसने एक बार हमारे साथ काम किया था? वही। वो अब भी मेरे टच में है। उसके साथ मैंने कई बार काम किया है। वो ठीक है, उसे हम साथ ले सकते हैं। एक से हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। हीरे जवाहरात की तिजोरी उठाने के लिए कम से कम 10, 12, 14 लोगों की जरूरत होगी। इसलिए ये आइडिया ड्रॉप कर दे कि हम तिजोरी उठा ले जाएंगे। तो फिर तू उसे खोलने की सोच। अब सब कुछ तेरे ऊपर ही है, पावड़े बुझे स्वर में बोला। कल शाम को इसके बारे में कुछ कह पाऊंगा, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। अगले दिन सोहनलाल सुबह से ही व्यस्त हो गया। मोबाइल में मौजूद तिजोरी की तस्वीरों के सहारे तिजोरी की कंपनी और उस मेक के बारे में पता किया। फिर अपने ऐसे जानकार के पास पहुंचा जो कि इंटरनेट की जानकारी रखता था। नेट पर तिजोरी की कंपनी की साइट खुलवाकर तिजोरी की जानकारी लेने लगा। तिजोरी की सुरक्षा की काफी डिटेल नेट पर मौजूद थी, कि वो क्यों इतनी ज्यादा सुरक्षित है और उसमें क्या क्या खास बातें हैं। हैंडल के बारे में भी बताया गया था कि हैंडल कॉम्बिनेशन नंबर से भी ज्यादा जरूरी है। उसे लगाने के बाद ही तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर मिलता था। उसे निकाल लेने के बाद कॉम्बिनेशन नंबर काम नहीं करता। यहाँ तक कि अगर वो खुली हुई है तो उसे बंद करना भी संभव नहीं था। अगर तिजोरी बंद करने के बाद हैंडल निकाल लिया जाए तो उस स्थिति में तिजोरी का हाल उस कसिए जैसा हो जाता है, जो कि खतरा आने पर वो अपने खोल में घुस जाता है और शत्रु खोल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वो खोल के भीतर सुरक्षित रहता है। इसी तरह तिजोरी में रखी दौलत भी सुरक्षित रहेगी। ये सब कुछ उस तिजोरी के बारे में नेट पर लिखा हुआ था, परंतु हैंडल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो कैसा है, उसकी गरारी कैसी है। यहाँ तक कि नेट पर हैंडल की कोई तस्वीर भी नहीं दिखाई दी गई थी। यानी कि तिजोरी को सुरक्षा देने वाला हैंडल वो खास था। सोहनलाल ने हैंडल के की होल में उंगली डालकर अच्छी तरह भीतर से गरारियों को महसूस किया था। अब एक ही रास्ता था कि अंदाजे से 2-3 तरह के हैंडल तैयार करवाए जाए। इस पर भी पक्का यकीन नहीं कि कामयाबी हाथ लगती है या नहीं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और दोपहर 2 बजे एक लोहार के पास जा पहुंचा और उससे अपनी सोचों के मुताबिक हैंडल और उसकी गरारी तैयार करवाने लगा। शाम 6:30 बजे तक मात्र एक हैंडल ही तैयार हो पाया। उसके बाद लोहार के साथ मिलकर दूसरे हैंडल की तैयारी शुरू कर दी कि तभी विक्की पावड़े का फोन आया। सोहनलाल ने लोहार के पास से हटकर बात की। तूने क्या किया सारा दिन? सोहनलाल ने पूछा। शोभा नारायण दास बुटीक पर नजर रखी। आज तो वहां कोई नहीं पहुंचा। तू नजर रखता रहे। तुम किस नतीजे पर पहुंचे? तिजोरी खोल पाओगे कि नहीं? उधर से पावड़े ने बेचैन स्वर में पूछा। इसी जुगाड़ में लगा हुआ हूं। खोल पाएगा कि नहीं सीधी बात कर। एक बार कोशिश तो जरूर करूंगा। कोशिश का क्या मतलब? उस तिजोरी में हैंडल लगाए बिना ना तो तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर मिलाया जा सकता है, ना ही उसे खोला जा सकता है। मतलब कि पहले हैंडल लगेगा तो बाद में तिजोरी का अगला काम होगा। ये तो टेढ़ी बात हो गई। बहुत टेढ़ी। तब काम कैसे होगा?
नेट पर हैंडल की कोई तस्वीर भी नहीं है कि पता लग सके कि उसकी गरारी कैसी है। ये तो मुसीबत वाली बात हो गई है। पावड़े के स्वर में परेशानी आ गई। लेकिन मैंने हैंडल के एक होल में उंगली डालकर उसके भीतर की गरारी को महसूस किया था। उसी के हिसाब से दो तीन तरह के हैंडल बनवा रहा हूँ लोहार से, शायद कोई। लोहार से? क्या लोहार इतना काबिल हो सकता है कि इस तरह का गरारी वाला हैंडल बना सके? मैं लोहार के सिर पर बैठा हूँ और उसे बता रहा हूँ कि कैसे कैसे काम करे। मुझे कुछ तो अंदाजा है कि ऐसी चीजों के हैंडल कैसी गरारी वाले होते हैं। एक बार कोशिश करके देख लेने में क्या हर्ज है। विक्की पावड़े की गहरी सांस लेने की आवाज आई। मुझे तो लगने लगा है कि यह मुसीबत वाला काम है। शायद तिजोरी ना खुल पाए। पता नहीं क्या होगा। तू बुटीक पर नजर रखता रहे। कॉम्बिनेशन नंबर कितने अंकों का है? उधर से पावड़े ने पूछा। 5 अंकों का। फिर तो और मुश्किल हो जाएगा। पहले हैंडल फिट करना होगा। पता नहीं फिट होता है कि नहीं। उसके बाद 5 अंकों को तलाश करना होगा, जो कि तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर है। 5 घंटों में ये सब नहीं हो पाएगा सोहनलाल। वक्त ठीक हुआ तो सब हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। मुझे अभी काम करने दे, कल फोन करना। कहने के साथ ही सोहनलाल ने अभी फोन बंद किया और लोहार के पास आ बैठा, जो कि भट्टी में लोहा गर्म कर रहा था। अपनी सोच के मुताबिक 3 हैंडल तैयार करवाए सोहनलाल ने। इस सारे काम के पूरा होते होते सुबह के 4 बज गए। लोहार भी थक चुका था और सोहनलाल भी, और हमारा टाइम भी। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे हम इस कहानी के तीसरे भाग में। ठीक है? तब तक के लिए। अच्छा, ये कहानी ना, वैसे इसमें सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये थी कि सोहनलाल अकेला काम करने लग गया, जो कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। ऐसा कभी नहीं होता कि सोहनलाल किसी और आदमी के साथ काम में लग जाए और देवराज चौहान का साथ ना ले। तो कोई ना कोई स्कीम जरूर है इसमें। अब पुलिस वाले का तो मुझे पहले ही पता था। जब उसने कहा ना कि मैं पैसे ले लूंगा, तो वो जैम डिमोरा की बेवकूफी थी उसमें। जो आदमी तुमसे पहले पैसे नहीं ले रहा, वो तुमसे अब कैसे पैसे ले सकता है? वो $5 करोड़ नहीं ले रहा था, अभी वो $50 लाख लेने में मान गया। जैम डिमोरा मतलब होता है ना, आदमी जब बुरे वक्त में होता है ना, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। वरना उसे ये बात पहले सोच लेनी चाहिए थी कि वो बेटा तुझे फंसा रहा है, ये चारा डाल रहा है कि आजा। खैर, तो मैं बस एक आधा कमेंट देख लूं आप लोगों का कोई आया है कि नहीं। चलिए, बाकी सबके तो मैंने उत्तर दे दिए हैं। यहाँ सिर्फ आचार्य जी का मैसेज है, तो आचार्य जी, नहीं, देर इज नो सच बर्नआउट। हुआ क्या है कि वो कहानी मतलब मैंने ऐसे धीरे धीरे आधा आधा घंटा करके इसको रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वो इसलिए मैंने बैक टू बैक डाल दी। और जैसे मैंने पहले कहा कि बाकी के जितने भी एपिसोड हैं वो हर रोज सुबह 5 बजे पोस्ट किया करेंगे। तो अभी ये सेकंड पार्ट आ जा रहा है, इसका थर्ड पार्ट कल 5 बजे आएगा सुबह। तो हम वापस उसी मोड में चले जाएंगे। और इसे पोस्ट करने के बाद मैं नई कहानियों के नाम भी डाल दूंगा, जिनमें से आप लोगों को वोट करना होगा कौन सी कहानी आपने अगली सुननी है। तो चलिए ठीक है, मैं रखता हूँ और मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। जय हिंद। वंदे मातरम।